वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना दौरा। पीएम ने केरल के पथनमथिट्टा में एक बड़े जलसे से किया खिताब। कहा, कांग्रेस और बाएं बाजू ने केरल को जमकर लूटा। रियासत के लोगों के जज्बात को मरकज तक बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट के जरिए ही पहुंचाना हुआ मुमकिन। यूडीएफ और एलडीएफ को बताया केरल की रूहानियत का मुखालिफ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी जलसे में हिज़्ब इख्तिलाफ को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, तमिलनाडु की सरजमी पर बड़ी तब्दीली की आहट। बीजेपी की इस मर्तबा की कारकर्दगी तोड़ेगी डीएमके और कांग्रेस इत्तेहाद का घमंड। संदेश खाली की मुतासिरा खवातीन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मुतासिरीन ने संदेश खाली में सदर जमहूरिया से मुदाखलत की अपील की। मुतासिरा खवातीन ने रियासती हुकूमत के जरिए मदद न मिलने की कही बात। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कल। इलेक्शन कमीशन कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा तफसीली जानकारी। ईसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी। सीएए मुखालिफ बयानात पर इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ दिल्ली में मुसलसल एहतिजाज। नाराज हिंदू पनाह गुज़ीरों ने कांग्रेस सदर दफ्तर के बाहर किया मुजाहिरा। कल मुतनाज़ा तबसरे पर केजरीवाल के घर के बाहर भी हुआ था मुजाहिरा। फरवरी में मुल्क से होने वाली कुल बरामदात में गैर मामूली इजाफा किया गया दर्ज। मौजूदा माली साल के पहले 11 माह में बरामदात में रकम की तारीख। मुल्क का तिजारती खसारे में भी 38% की आई कमी। वजारत सनअत और तिजारत ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में इजाफे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो सकेंगी तैयार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल के पथनमथिट्टा में एक अवामी जलसे में शिरकत की। उन्होंने केरल हुकूमत को बदउन्वान और नाअहल करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत होने की वजह से यहाँ के तमाम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जो केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और दिल्ली में इत्तेहाद बना रहे हैं। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं। और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों को पुरानी सोच रखने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में 3 तलाक का कानून पास हो रहा था तो कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों ने इसकी मुखालफत की थी। कांग्रेस पार्टी अभी तक 19वीं सदी की सोच के साथ ही चल रही है। एलडीएफ भी एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को
आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी भारत के अवामी राब्ता मुहिम के तहत तमिलनाडु के कन्याकुमारी के नागरकोइल में पहले अवामी जलसे को खिताब किया। इस दौरान स्टेज पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत की हुक्मरान डीएमके और कांग्रेस पर बदउनवानी में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जहां मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को डिजिटल इंडिया जैसी कामयाबियां दी, वहीं डीएमके कांग्रेस ने 2G घोटाला किया। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया। हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है। इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिलनाडु की सखाफत की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि डीएमके ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जल्लीकट्टू पर पाबंदी हटाने की कोशिश की। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जल्लीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन कल लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। कमीशन कल से दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतखाबी प्रोग्राम के बारे में मालूमात देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। 2024 के आम इंतखाबात के साथ साथ इलेक्शन कमीशन कुछ रियासती असम्बलियों के शेड्यूल का ऐलान करने की इत्तला देगा। इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। और आपको बता दें कि नए इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने कल चार्ज संभाल लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री के मामले की समाअत हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने नए कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत की। सीनियर वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें एक कमेटी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन लीडर और सीजेआई की तकर्री का इल्तिजाम किया गया था।
विकास सिंह ने इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीर के लिए कल बुलाई गई मीटिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालतें आम तौर पर ऐसे मामलात में तकरीर के अमल को नहीं रोकती हैं। आप अपने एतराज़ के हवाले से दरख्वास्त दायर करें। अदालत अगले हफ्ते इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी है। और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हासिल करदा डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस फहरिस्त के सामने आने के बाद ही लोगों ने कई सियासी जमातों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें कई बड़े इंकशाफ हुए हैं। 2019 और 2024 के दरमियान इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सियासी जमातों को इंतखाबी अतियात देने वाली सरे फहरिस्त 5 कंपनियों में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी, सीबीआई और महकमा इनकम टैक्स के छापों के बाद इंतखाबी बॉन्ड खरीदने से पहले नंबर सेंटियागो मार्टिन के जरिए चलाई जाने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने साल 2019 से 2024 तक 1368 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग के मालिक सेंटियागो मार्टिन पर 910 करोड़ रुपए के लॉटरी घोटाले का इल्जाम है, जिसके डीएमके, सीपीआई, टीएमसी और कांग्रेस से रवाबित हैं। इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी जमातों को चंदा देने वाली दूसरी बड़ी कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हैदराबाद की कंपनी ने 2019 और 2024 के दरमियान 1588 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड खरीदे हैं। अक्टूबर 2019 में MEIL के दफातर पर महकमा इनकम टैक्स ने छापा मारा था, जिसमें कांग्रेस के साथ उसके ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ था। इस फहरिस्त में हेटेरो ड्रग्स और हेटेरो लैब्स के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें इसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सियासी जमातों को 60 करोड़ रुपए का इंतखाबी अतिया दिया है। साल 2021 में महकमा इनकम टैक्स ने सनत नगर में हेटेरो ड्रग्स और हेटेरो लैब्स के अहाते पर छापा मारा था। उस वक्त आईटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि हेटेरो ड्रग्स और हेटेरो लैब्स पे छापे के दौरान 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब आमदनी का पता चला है। संदेश खाली के मुतासिरों ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने पूरे मामले को सुना। संदेश खाली के जितने भी मुतासिरा खवातीन थी, सदर जमहूरिया से उन्होंने मुलाकात की और बड़ी संजीदगी के साथ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन खवातीन की बात को सुना और उनसे यही कहा गया कि आपको जल्द ही इंसाफ मिलेगा और इस पर बातचीत अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून 2024 पर रोक लगाने की दरख्वास्तों पर 19 मार्च को समाअत करेगा। आज कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने CAA के नफाज के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अर्जी का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 में कानून बनने के बाद अब इसे इंतखाबात से ठीक पहले नाफिज किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इंतखाबात से पहले या बाद में अमलावरी कोई मसला नहीं है। अदालत इस मामले की समाअत मंगल को करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पनाह गुज़ीनों ने शहरियत तरमीमी कानून के मामले पर नई दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। पनाह गुज़ीनों ने CAA पर कांग्रेस के तबसरे के खिलाफ नारे लगाए। हम आए थे अपनी पीड़ा लेके, सोनिया गांधी को हमने ये लेटर लगाया था कि हमारी वीजा और हमारी सुरक्षा करें। हमें पाकिस्तान में हमारा अत्याचार हो रहा है, ये उनके नाम से, और हमें नागरिकता मिल रही है और हमें नागरिकता देने से इनकार कर रहे हैं। और रही बात, ये परिवार पीड़ित पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो मरना यहाँ मंजूर करेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं जाना। 2013 में थे, 5 साल की उम्र थी, वो हमें याद है, बचपन के दिन अब तक याद है कैसे आए हम। स्कूल में हमें पढ़ाई भी करने नहीं देते थे, वहाँ जाते थे बोलते थे तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ आए तो बोलते पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। हमारी पहली पीढ़ी भी तो यही थी,
जैसे दादा दादी यही तो थे, यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से कैसे भगाए। सीए बिल पास हुआ है और केजरीवाल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे हैं कि इनकी बिल पास मत करो, हम इनके लिए हम विरोध कर रहे हैं। भाई हमारे हक क्यों नहीं छीन रहे वो? मोदी जब प्रधानमंत्री है वो हमें दे रहा हक, दूसरे का तो हक नहीं है हमारा हक छीनने के लिए। हमें 13-14 साल हो गए हैं आने का, हमें नागरिकता मिल रही, वो रोक रहे हैं। ये बिल सरकार, केंद्र सरकार ने पास किया है और इसको कोई फेल नहीं कर सकता और ये लागू होगा। अमित शाह जी ने भी कल इंटरव्यू में एक में बोला था, ये कानून हटने वाला नहीं है और ये जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए हम आए हैं, जो ये इसको हटाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं, आज हमें 20 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, पासपोर्ट बनवाते हुए, वीजा लेते हुए। आज जो हमारा बिल पास हुआ सीए का, उसका जो विरोध केजरीवाल जो कर रहा है, राहुल गांधी जो कर रहा है, ये सही नहीं है। और राहुल गांधी और ये केजरीवाल ने जो हमें गलत बयान कर रहे हैं कि ये घुसपैठिए हैं और ये इनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, ये घुसपैठिए हैं, ये तो उनकी गलत फैमिली है जी। और वजारत ख़ारजा ने CAA से मुताल्लिक़ अमेरिका के बयान का जवाब दिया है। वजारत ख़ारजा ने कहा कि CAA भारत का अंदरूनी मामला है, इस पर अमेरिका का बयान गलत और गैर मुनसिफाना है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी और ईसाई बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाली मजलूम अक़लियतों को महफूज पनाह फराहम करता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत आए हैं। The Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India and is in keeping with India's inclusive traditions and a long-standing commitment to human rights. The Act grants a safe haven to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. The CA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. It addresses the issue of statelessness, provides human dignity and supports human rights. As regards the US State Department's statement on the implementation of CAA, and there have been comments made by several others, we are of the view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. We have established a control room. हैती तशद्दुद पर वजारत ख़ारजा ने कहा कि हम हैती में भारतीय शहरियों के साथ राब्ते में हैं और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें वहाँ से निकालने के लिए भी तैयार हैं। NSA के दौरा इसराइल पर वजारत ख़ारजा ने कहा कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उन्होंने अपने इसराइली हम मनसब से भी मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मौज़ूआत पर भी बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं। भूटान के वज़ीर आज़म दाशू शेरिंग तोब्गे ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भूटान के वज़ीर आज़म भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। भूटान के वज़ीर आज़म शेरिंग तोब्गे ने आज राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक मुल्क में $7 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए तेज़ी से इक़दाम किए जा रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल के कॉन्क्लेव में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जो भी इस्लाहात कर रही है वो मुस्तक़बिल पर मबनी है। आज जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो मुस्तक़बिल में मुल्क की मईशत में बड़ा हिस्सा डालेंगे। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत भारतीय मईशत के लिए मुक़र्रर करदा हदफ को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासत से लेकर पंचायत सतह तक तालमेल के साथ काम कर रही है। भारतीय मईशत की मुसलसल शानदार कारकर्दगी को देखते हुए मुल्क और दुनिया की कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की तरक्की की शरह के अपने तखमीनों पर नज़रसानी की है और इसमें इजाफा किया है। अब आलमी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने माली साल 2025 के लिए भारत की GDP की शरह नमू को पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। फिच रेटिंग का कहना है कि भारत की मईशत मजबूती के साथ तरक्की के सफ़र को जारी रखेगी।
रेटिंग एजेंसी को तवक्को है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई से दिसंबर तक शरह सूद में कमी कर सकता है। फिच को तवक्को है कि भारत की खुर्दा अफराती ज़र 2024 के आखिर तक बतदरीज 4% तक गिर जाएगी। हाल ही में मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी की शरह नमू 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दी है। और तिजारत और सनत की वजारत ने बड़ा ऐलान करते हुए भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मुल्क में जदीद तरीन तकनीक वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार की जाएंगी। इस पॉलिसी के तहत कम से कम 4,150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की कोई हद नहीं है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सहूलियत कायम करने और ईडी की तिजारती पैदावार शुरू करने के लिए 3 साल की टाइमलाइन होगी। ईवी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियत कायम करने वाली कंपनियों को कम कस्टम ड्यूटी पर कारों की महदूद दरामद की इजाज़त होगी। तिजारत और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा कि पॉलिसी मारूफ आलमी ईवी मैन्युफैक्चरिंग की जानिब से ई व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए बनाई गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी काम किया गया है। इसमें लोकसभा और असेंबली में 33% रिजर्वेशन अहम है। दहशतगर्दी पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत अब घरों में घुसकर दुश्मन को मारता है। जलसा आम से पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के गुरुकुल रोड पर वाक़े भिट भंजन हनुमान जी मंदिर में पूजा और दर्शन किए। સમૃદ્ધ કરવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈએ દેશની માતાઓ બહેનોને 33% રિઝર્વેશન આપી લોકસભા અને વિધાનસભામાં જવાનો રસ્તો પ્રશસ્ત નરેન્દ્રભાઈએ ડિજિટલ ક્રાંતિ અને મેક ઇન ઇન્ડિયાથી દેશના યુવાઓને વિશ્વના યુવાનોની સામે ઉભા રહેવાનો એક મંચ આપ્યો। નરેન્દ્રભાઈએ દેશની વિદેશ નીતિથી દેશની કૂટનીતિનો પરચમ ધ્વજ સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઊંચાઈ સુધી લહેરાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नौ तामीरशुदा नौसेना भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिफेंस चीफ जनरल अनिल चौहान, नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के बच्चों को वबा से बचाने के लिए सड़क से पार्लियामेंट तक जद्दोजहद की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिम बिरादरी से अपील की है कि वो CAA के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि CAA का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हुकूमत मुसलसल इस बात की यकीन दहानी करा रही है कि इसके जरिए किसी की शहरियत नहीं छीनी जाएगी। आसमानी किताब कुरान मजीद को मुख्तलिफ रस्मुल ख़त और फ़न ख़त्ताती के अलग अलग नमूनों के साथ लिखा जाता रहा है। जयपुर के मौलाना जमील अहमद ने भी अपने कुनबे के साथ मिलकर कुरान शरीफ का सबसे बड़ा नुस्खा तैयार किया, जिसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 7 फीट 6 इंच है। यह कुरान मजीद 32 औराक और 64 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे 2 साल के अरसे में तैयार किया गया है। कैलीग्राफी की दुनिया में भारत का नाम आलमी पैमाने पर रोशन हो, इस मकसद से मौलाना जमील ने यह नुस्खा तैयार किया है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। और फ़लस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास ने अपने देरीना इक़्तिसादी मुशीर मोहम्मद मुस्तफ़ा को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया है।
ये तकरीर गजा के तनाज़े के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात के लिए अमरीकी दबाव के तहत की गई है। मोहम्मद शनाए ने गजा में जारी जंग के दरमियान काबीना की तश्कील के लिए फरवरी में फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दिया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा अब मगरबी किनारे में एक ऐसी हुकूमत की क़यादत करेंगे जो मुमकिना तौर पर फ़लस्तीन पर मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल करने से पहले वहाँ का इंतज़ाम संभालेगी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के ली ज़िया से होगा। ये दोनों खिलाड़ी अब तक 4 बार आमने सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 बार लक्ष्य सेन ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 1 बार ज़िया ने कामयाबी हासिल की। इससे कबल प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने डेनमार्क के एंड्रस एंटोनसन को 24-22, 11-21, 21-14 से शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।